नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल पाठक और आज हम एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने मुखातिब हैं। हमारे साथ हैं आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह से हम बातचीत शुरू करेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह एक ऐसे नेता जो राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह सियासत को बहुत बारीकी से समझते हैं। उनकी राजनीति का लोहा विपक्ष के नेता भी मानते हैं। उनकी दोस्ती विपक्ष के नेताओं से भी है। मध्य प्रदेश विधानसभा हो या अपना क्षेत्र, हर जगह उनकी लोकप्रियता, उनकी वाकपटुता और उनकी राजनीति के चर्चे होते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश की राजनीति में आप एक ऐसे नेता हैं जो काफ़ी वरिष्ठ हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के लगभग सभी दौर से आप वाकिफ़ हैं और एक छात्र राजनेता से सीधे आप चुनाव में उतरे और उसके बाद लगातार आप जीतते चले गए। हो सकता है 1-2 विधानसभा आपने हारी भी हों, लेकिन ये जीत का मंत्र आपने कैसे सीखा? डॉक्टर आपके नाम के आगे लगा है, लेकिन आप राजनीति के डॉक्टर बन गए। इस सब यात्रा के बारे में कुछ बताइए। मैं जबलपुर विश्वविद्यालय में जयप्रकाश जी आंदोलन के जब चोरों पर था, उस समय समाजवादी विभजन सभा में हम अपने नेता शरद यादव जी के साथ, जो हमसे काफ़ी वरिष्ठ थे, जन आंदोलन, जन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते थे। स्टूडेंट लाइफ में भी कई महंगाई के मुद्दों पर भी यहाँ जबलपुर बंद कराने का काम जब होता था, मैं अग्रणी रहा करता था। कॉलेज में, छात्र जीवन में कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष, विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद जाने के बाद मैं राजनीति में अपने पहले तो 1-2 साल प्रैक्टिस चालू की, लेकिन फिर लगातार छोटे संस्था, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नगर पालिका है, मंडी कमेटियाँ, इनका चुनाव लेते हुए 1990 में पहली बार जनता दल से विधायक बने। उस समय जनता दल से विधायक इसलिए कि कोई पार्टी हमें स्वीकार ही नहीं करती थी चुनाव के लिए विधानसभा, और जनता दल से कोई टिकट मांगने वाला नहीं था क्षेत्र में, इसलिए मैं टिकट मिला, पार्टी ने दिया और उसमें हमारा ज़्यादा श्रेय माननीय शरद यादव जी को जाता है, जो स्वर्गीय हैं। उन्होंने मुझे को आउट ऑफ टर्न टिकट दिलवाया, क्योंकि उस समय समझौता तय हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ सिटिंग एमएलए वहाँ भाजपा लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वहाँ उनको मिलेगा। लेकिन शरद यादव जी ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए करीब 28 सीटें मध्य प्रदेश हुई, जिसमें मैत्रीपूर्ण संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी मुझे टिकट दिलाया और मैं भारी बहुमत से लगभग 14,500-15,000 हज़ार वोटों से जीता। उसके बाद लगातार चुनाव कांग्रेस पार्टी से 6 बार जीत चुका हूँ। कांग्रेस की राजनीति कैसे रास आई? कांग्रेस में एंट्री कैसे हुई आपकी? सवाल है, उस समय जब बाबरी मस्जिद गिरी, उस समय हम जनता दल से विधायक थे और हमारे उसके बाद जनता दल बिखर गया, 2-3 खंड हो गए। हमारे नेता शरद यादव जी अलग हो गए, रघु ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर, कई चरण सिंह, कई गुट बन गए। हमारे साथियों ने राय दी, इधर कांग्रेस के उस समय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह थी, उन्होंने तमाम प्रयास किया, कई लोगों को मेरे पास भेजा। उस समय एक बार आके मुझसे मिले और कहा, मैं आपको कांग्रेस में आपका स्वागत है, हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपका मान सम्मान रखेंगे, परिवार की तरह आपको मान इज्जत देंगे और आपको बिना जाए घर बैठे आपको पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस का बनाएंगे। हमने अपने सभी लोगों की बैठक बुलाई और इसमें से करीब लगभग 95% लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी में और आपके साथ हैं, जहाँ चलोगे। मैंने सबकी राय से निर्णय लिया और फिर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता 26 जनवरी 1993 को ली। तब से लगातार पार्टी मुझे इस योग समझ रही है, चुनाव लड़ाने योग, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
आप दिग्विजय सिंह शासन में मंत्री भी रहे और मंत्री रहते हुए आपने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो दिग्विजय सिंह का शासनकाल लेकिन आखिरी समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं रहा और इसलिए बीजेपी की सरकार बनी, और जो बंटाढार का एक टैग मिला दिग्विजय सिंह शासन में, उस शासन का हिस्सा आप भी थे। तो ऐसी क्या गलतियां की कि सरकार फिर नहीं बन पाई? 20 साल हो गए। सवाल है, उस समय छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ। जितने आर्थिक सोर्स थे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जैसे कोयले की रॉयल्टी था, बिजली की उत्पादन था, अधिकांश आमदनी के सोर्स खनिज वाले छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हुई। दिग्विजय सिंह जी ने उस समय कर्ज लेना उचित नहीं माना, बहुत कम कर्ज लिया। 10 साल में करीब उन्होंने 5-7 हज़ार करोड़ ही कर्ज लिया है, और जिससे कुछ स्थितियाँ बिगड़ी। दूसरा, उनका दलित एजेंडा वो लोगों को पसंद नहीं आया। उनका सोच था कि महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सोच है, उसकी नीति है कि हम जो पिछले दलित शोषित थे उनको पहले आगे लाएं, उनको सम्मान दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को जो भूमिहीन थे उनको ज़मीनें दी। इससे अन्य वर्गों में नाराज़गी फैली, और मुख्य कारण यही है कि उस नाराज़गी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में दिग्विजय सिंह को और पूरी पार्टी को भोगना पड़ा। दिग्विजय सिंह को किस तरह का मुख्यमंत्री मानते हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसा विद्वान, योग्य, अनुभवी और बहुत इंटेलिजेंट राजनेता थे, और उनका हर चीज़ में ज्ञान था। आज के साथ हिंदुस्तान के इस मुल्क में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जिसने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल लगाया हो। दिग्विजय सिंह ने लगातार 1 घंटे सप्ताह में 1 दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल रखते थे विधानसभा में। कोई भी विधायक बिना पूर्व से प्रश्न किए अचानक विधानसभा में किसी भी मुद्दे पे, योजना पे, नीति पे, आंकड़ों पे, आर्थिक स्थिति पे किसी भी चर्चा करते, दिग्विजय सिंह जैसा विद्वान हाजिर जवाब देने वाला तत्काल हर इतना विद्वान ज्ञान रखते थे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बेबाकी तरीके से विधानसभा में लोगों को जवाब देते थे। उसके बाद जब सरकार बदली, उमा भारती आई, तो किसी में इतनी न योग्यता थी न वह इस तरह का प्रश्नकाल चला सके, और उन्होंने बंद कर दिया। दिग्विजय सिंह को किस तरह का मुख्यमंत्री मानते हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसा विद्वान, योग्य, अनुभवी और बहुत इंटेलिजेंट राजनेता थे, और उनका हर चीज़ में ज्ञान था। आज के साथ हिंदुस्तान के इस मुल्क में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जिसने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल लगाया हो। दिग्विजय सिंह ने लगातार 1 घंटे सप्ताह में 1 दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल रखते थे विधानसभा में। कोई भी विधायक बिना पूर्व से प्रश्न किए अचानक विधानसभा में किसी भी मुद्दे पे, योजना पे, नीति पे, आंकड़ों पे, आर्थिक स्थिति पे किसी भी चर्चा करते, दिग्विजय सिंह जैसा विद्वान हाजिर जवाब देने वाला तत्काल हर इतना विद्वान ज्ञान रखते थे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बेबाकी तरीके से विधानसभा में लोगों को जवाब देते थे। उसके बाद जब सरकार बदली, उमा भारती आई, तो किसी में इतनी न योग्यता थी न वह इस तरह का प्रश्नकाल चला सके, और उन्होंने बंद कर दिया। नहीं, पर आज भी यदि दिग्विजय सिंह में इतनी योग्यता, तो नेतृत्व नहीं समझता क्या? कमलनाथ जी को आगे किया हुआ है, दिग्विजय सिंह 20 साल बाद भी पीछे ही है। सवाल है कि सभी लोगों ने कमलनाथ की वरिष्ठता को देखते हुए, उनका अनुभव देखते हुए, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने सर्वसम्मत से एक रूपता से कमलनाथ जी को अपना नेता माना है, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और वो निर्णय हम लोगों ने मध्य प्रदेश के राजनीति कांग्रेस के पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मिलकर लिया है। नहीं, पर बार बार ये बात आती रही, आपने भी कई बार कहा कि निर्णय विधायक दल की बैठक में होता है, सरकार बनेगी फिर विधायक दल की बैठक होगी। अभी से आप लोग मुख्यमंत्री मान रहे हैं? नहीं, हमारा कहना नेता माना है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी के उस समय विधायक दल में क्यों ही तय करता है। जो नियम है, परंपरा है,
कांग्रेस पार्टी में कोई पहले से नेता घोषित करने की परंपरा नहीं है, इसलिए विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें निर्णय होगा। लेकिन अभी हम मध्य प्रदेश का चुनाव विधानसभा का कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। पर आप कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी माना यह जा रहा है कि सभी गुट एकजुट नहीं है, सभी को साधने में कमलनाथ जी कामयाब नहीं हो सके। कई लोग आज भी नाराज़ हैं, उनको महत्व का इंतज़ार है, उनको पद की जिम्मेदारी का इंतज़ार है। जहाँ तक राजनीति है तो पहला मध्य प्रदेश का मौका है, यहाँ कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। सर्वसम्मत से सभी ने मिलकर कमलनाथ को लेता हुआ, इसलिए कांग्रेस पार्टी में न तो कोई एक गुट है न आपस में वैमनस्यता है। ये अफवाह विरोधी दलों के द्वारा फैलाई जाती है। मगर डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आप एक व्यक्ति के नाते, एक आम जनता के प्रतिनिधि के नाते क्या महसूस करते हैं कि वाकई आज परिवर्तन की दरकार है, और इसकी वजह क्या है और कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? अब निश्चित रूप से है कि आप लठार लगाकर शिवराज सिंह ने जितने मध्य प्रदेश देश में अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई रहा होगा तो शिवराज सिंह सबसे नंबर 1 पे आते हैं। ऐसा कोई विभाग या स्थान नहीं छोड़ा जहाँ शिवराज सिंह ने प्रदेश की जनता को लूटा नहीं हो, लुटवाया नहीं हो। और उसी का नतीजा है कि आज पूरी जनता में चौतरफा आक्रोश है। नौजवान लोगों को रोज़गार नहीं, अपने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, अगर आंवला पड़ता तो उसकी राशि नहीं मिलती। फसल दुगनी करने का लाभ का करने का वायदा किया था वो नहीं हुआ। चौतरफा व्यापारी जीएसटी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। चौतरफा आज जो 410 का सिलेंडर कांग्रेस समय मिलता था वो आज 1200 रुपये पहुँच गया। हर जगह हाहाकार मची है। मध्यम वर्ग और गरीब आदमी और गरीब हुआ है। शिवराज सिंह के कार्यकाल में गरीबी मध्य प्रदेश में बढ़ी है। जो बीपीएल के लोग थे, गरीबी रेखा के नीचे, उनके प्रतिशत 20% करीब और नीचे चला गया है। इसलिए लोगों को उनसे आक्रोश है। महाकाल जैसा घोटाला, पवित्र शिव जी का मंदिर जो हमारा ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान जिसका है, सिंहस्थ मेला लगता है कुंभ, उसकी ज़मीन में घोटाला करने का काम हमारे मंत्री लोग कर रहे हैं खुलेआम, और मुख्यमंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते मैंने ट्वीट कर दिया, नहीं हुआ। जो गजट में प्रकाशित हुआ, राजपत्र में हो चुका था, ये ज़मीन यहाँ संत महात्माओं के लिए उसकी अखाड़ों की ज़मीन है। वहाँ कुंभ में वहाँ पर पार्किंग के लिए जगह थी, वो उन्होंने अपने मास्टर प्लान में व्यवसाय करा ली। कम से कम 200 करोड़ का लूट न करने का काम उन्होंने किया। सिंहस्थ जैसे पवित्र स्थान भगवान 125 करोड़ देश के सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह का चेहरा नहीं देखना चाहती। और अब नवंबर दिसंबर में चुनाव आएगा, उसमें जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, उनको जवाब देगी। पर यदि आप जीतते हैं तो क्या इसलिए जीतेंगे कि शिवराज सिंह का चेहरा नहीं देखना चाहती, बीजेपी की सरकार से त्रस्त हो गई, या आप कुछ पॉजिटिव लेकर जा रहे हैं जिससे आकर्षित होकर जनता आपको चुनेगी? नहीं, हम तो जनता के बीच रहते हैं। हमारे तो घर आम आदमी लाहौल हमारा घर है, हमारे परिवार के लोग हैं, और हमने एक परिवार मान के उनसे साथ काम कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, सुख दुख में शामिल रहते हैं। हमारे अधिकांश 35 वर्ष का हमारा लगभग कार्य हो गया, विधायक बने। भाईचारे के संबंध हैं, हम सुख में दुख में परेशानी में सब एक साथ रहते हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि लाहौल की क्षेत्र की जनता हमारा आशीर्वाद देती है और हम पे विश्वास करके हमारा सहयोग करती है। आप जिस चंबल से आते हैं वहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं। लंबे समय तक सिंधिया परिवार के साथ कांग्रेस में आपने काम किया। आज कटुता इतनी है कि आपके हर बयान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति कुछ न कुछ ऐसा भाव नज़र आता है कि आप अचानक नाराज़ हो गए। राजनीति में दल बदल होता रहता है, लेकिन इतनी कटुता कैसे आ गई आपके? सवाल है, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है। जब से मैं समाजवादी सोच कर आ रहा हूँ, सिंधिया का जो व्यवहार है और उनकी कार्य पद्धति है वो पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण है। मेरा तो जब से मैं कांग्रेस में पार्टी में रहते हुए भी सिंधिया से न तो मैं कभी महल में गया
और हमेशा हमारा नीतियों पर उनसे विरोध रहा है। आपने कई बार देखा होगा कांग्रेस में रहते हुए भी हमने खुलेआम उनके विरुद्ध में जो गलत लगा मुझे कि नीति गलत तरीके से चल रहे हैं, तो उन्हें खिलाफत करने में हम कभी पीछे नहीं रहे। और अब उन्होंने इस प्रकार का काम किया, उन्होंने करता था। पूरी कांग्रेस पार्टी ग्वालियर डिवीजन में संभाग में उन्होंने अपने गुलाम बना के रख ली थी। टिकट वो देते थे, संगठन का काम उनका होता था। कई बार मैंने अपने पार्टी में दिल्ली के नेताओं से भी कहा कि सब देश आज़ाद है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस आज भी गुलाम बन के रह रही है। इसकी आज़ादी कब होगी? लेकिन ईश्वर ने ऐसा मौका लाया कि खुद ही पार्टी के साथ धोखा करके वो चले गए। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनाधार वाला नौजवान साथी कार्यकर्ता प्रसन्न है, और इसका नतीजा है कि वो अपना शोषण कराते। जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी अगर किसी को चुनाव लड़ाती है, उसको खुलेआम ओपन हराने में पहला एक ऐसा न था जो उसके कहने से अगर पार्टी की इच्छा के अनुरूप संगठन नहीं मिला तो उसको परेशान करना, उसको नीचा दिखाना, उसको हराना। और आज वो नहीं रहे तो 53 साल के बाद ग्वालियर निगम जीत गई, मुरैना नगर निगम हमेशा जीत गई। सिंधिया जी इतने जनाधार वाले थे तो अपने विधायक सांसद प्रतिनिधि से 1.25 लाख से कैसे हार गए? वो केवल शोषण करते थे, अपने नाम पर संपत्ति अवैध जो मर्जर के समय संपत्ति उसको लूटने का काम किया। हमारा अनुमान है 15 से 20 हज़ार करोड़ की संपत्ति जो शासन की थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उनके पूर्वज माधवराव जी ने। उज्जैन और ग्वालियर की संपत्ति जो भारत सरकार के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था गैजेट नोटिफिकेशन, उसके बाद उन्हें हड़प के अपने नाम करा ली। वो जमीन लूटने वाला नेता है। पर एक बात आपने टिकट की कही, टिकट को लेकर आपने एक बयान दिया कि गोलियां चलती हैं चुनावों में, तो जिनका दिल मजबूत है वही चुनाव में। भिंड में मैं अभी तक चुनाव लड़ा हूँ, ऐसा शायद ही कोई चुनाव बचा हो जिसमें वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग असामाजिक तत्व जबरन लोगों को परेशान करते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो जो सच्चाई है, कमज़ोर अगर सीधा साचा व्यक्ति का चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्वों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके मुकाबले करने के लिए सामने आना पड़ेगा। और जो सच्चाई है, जो मैंने कहा है, वो वास्तविकता है। मैं 7 चुनाव जीत चुका हूँ, ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें नहीं हो। 2003 के चुनाव में तो 3 हत्याएँ भी हुई थी चुनाव के दरमियान। और हर चुनाव में मुकदमे होते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग गुंडागर्दी करके लोगों को डराते धमकाते बूथ कब्जे करने की कोशिश करते हैं। जो वास्तविकता है वो हमने उजागर की है। बंदूक का मुकाबला आपने बंदूक से किया? हम हमारे कार्यकर्ताओं में दम है, कार्यकर्ता मुकाबला करते हैं। जब भारी जन आक्रोश हो जाता है, एक बंदूकधारी के सामने जब 500 लोग निकल पड़ते हैं तो फिर उनका साहस नहीं होता। लेकिन हवाई फेर करते हैं, कई लोगों को गोलियाँ मारते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो आज तक, हमारे ऊपर भी 35 साल की राजनीति में मुकदमा नहीं है, आज तक कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं है। ये तो सिद्ध हो जाता है कि गुंडागर्दी असामाजिक तत्व कौन करता है, कौन सी पार्टी करती है। डॉक्टर साहब, अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, बस 5 मिनट। तो एक ऐतिहासिक चुनाव का अवसर है और ऐसा कोई दाव नहीं है जो दोनों दल नहीं चल रहे। सड़कों पे पोस्टर लग रहे हैं, कमलनाथ के खिलाफ लगे, अब शिवराज के खिलाफ लग रहे हैं। तो ये राजनीति का ये दौर जो है वो व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता और जीत के लिए इतनी ज़्यादा, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। जो भी कर रहे हैं जो लोग, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और राजनीति में इस तरह का गलत कार्य नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, मध्य प्रदेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण आप राजनेता हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आप लगातार निभा रहे हैं। ये पूरा कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष के रूप में, इससे पहले 15 महीने मंत्री के रूप में भी आपने काम किया, संसदीय कार्य देखा। मध्य प्रदेश विधानसभा में जिस तरह से कार्यवाहियाँ हुई हैं, जिस तरह से सदन चला है, कितने संतुष्ट हैं आप? और क्या आपकी इच्छा है कि आखिरी सत्र में क्या होना चाहिए जिससे कि सदन एक नया मुकाम, एक अपनी मर्यादा को कायम रखे? भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी संगठन है, इनका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। दिग्विजय सिंह ये मुख्यमंत्री थे, आप देखो, उन्होंने तय किया था 50 दिन सदन में बैठ के हुआ करेंगी। जनता की समस्याओं का जब चर्चा होती है, बहस होती है, तो निदान निकलता है, समस्याओं का हल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के कार्यकाल में ऐसा 1 वर्ष नहीं हुआ जिसमें करीब 34-35 साल से
दिन से ज़्यादा विधानसभा चली हो। लगातार सरकार के जब भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, हम लोग करते हैं, तो हल्ला गुल्ला करके तानाशाही तरीके से विधानसभा समाप्त कर देते हैं, अनिश्चितकालीन की स्थिति कर देते हैं। अब अंतिम विधानसभा है और अंतिम विधानसभा का सत्र 5 दिन का रखा है। हो सकता है एक आध दिन कोई घटना दुर्घटना से बंद हो जाए, तो पूरी हमें उम्मीद नहीं लगती कि अगर 3 दिन की बुलाई 2 दिन में ख़त्म कर दी, 10 दिन की बुलाई तो 5-6 दिन में ख़त्म कर दी। इस सरकार भारतीय जनता पार्टी का तो प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। और जब अगर कभी भी कि 2/3 बहुमत जिस दिन आएगा उस देश में ये संविधान को हटा के अपना नया संविधान लगाएंगे, तानाशाही लाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हमें उम्मीद है जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोविंद सिंह जी। ये थे डॉक्टर गोविंद सिंह, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, जिनका मानना है कि राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता होनी चाहिए और इसी के दम पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी मुखर हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। फिर चुनाव लड़ेंगे और जीतने का भरोसा भी है। आज इतना ही। फेस बियॉन्ड फेस में अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।